हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब जो हमारी यूपीएससी पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ द लक्ष्मीकांत सीरीज़, और उसमें हम लेक्चर 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। सो आज हम देखते हैं, अब बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आप कैसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इन सम क्वेश्चंस दे इवन आस्क इन्हीं में से कोई एक फीचर हो सकता है एंड उसको उठाकर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के साथ साथ में जो ये फीचर्स हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, और इस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी हो चुकी हैं, सो ये मेंस एंड प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ मेनी फीचर्स दैट यू हैव? सो बेसिकली अगर हम देखें, सो देर आर अराउंड 16 फीचर्स दैट यू कैन राइट अबाउट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो इंडिया के पास है, दैट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेंथी है बहुत ज़्यादा, बहुत एक बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। सो येस, दैट इज़ द पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट इसमें रहता है, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो किस किस सोर्स से क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और वो क्यों लिया गया है बेसिकली। देन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स कि ये दोनों तरीके से है आपका, इसको किस तरीके से रिजिड भी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही समझना पड़ेगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, अगर इसको ये बोलते हैं, ये सीधा क्वेश्चन अगर आपको डालते हैं, दैट explain how Indian Constitution has a federal system with a unitary bias। ठीक है, और उस पर आपको कमेंट करना है। सो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये 15 या 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा सकता है। देन यू हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या रीजन रहा होगा उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाने का, ये सब इसमें आता है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन आपका नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में अलग से बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर स्टेट होने के साथ में आप इस पे जो है कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, आप कैसे बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है सेकुलरिज्म को या किसी तरीके से डिफाइन करता है। सो इस ये जो है, ये सब चीज़ें इसी का पार्ट होती है। देन यू हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था जैसे ही बना था तभी उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी थी, किसी को भी जेंडर, रेस, कलर, कास्ट इन सब में डिवाइड नहीं किया था ना, क्योंकि जैसे हमने पहले जो एक्ट्स पढ़े थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स जो पढ़े थे, उसमें आपने देखा है कि जो फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ उन लोगों को मिली है कि जो या तो जिनके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी हो, अच्छा टैक्स भरते हो, या अच्छी एजुकेशन हो। सो ये सब जो है आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, सबको इक्वल राइट दिया गया, राइट टू वोट। देन यू हैव सिंगल सिटीजनशिप। यस, ये भी एक यूनिक फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि सबके पास, जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके पास एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। देन यू हैव इंडिपेंडेंट बॉडीज अदर, एंड देन यू हैव इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, एंड देन देर इज अ 3 tier गवर्नमेंट सिस्टम। सो ये सब जो है, दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा व्हाट आर द फीचर्स, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम पूरी बुक ये पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमें देखना है कि कौन सी चीज़ों पर हमें फोकस रहेगा, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में और ये जो बुक पढ़ने से हमें किस किस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बेसिकली आपको यही सब डिटेल में पढ़ना है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, और जैसे जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है लक्ष्मीकांत चल रही है, तो उस हिसाब से जैसे चैप्टर वाइज है, तो वही हम वी आर कवरिंग। सो हम फर्स्ट बात करते हैं दैट व्हाई इट इज कॉल्ड द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts, रिटन और अनरिटन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अनरिटन बोलते हैं। अब आपसे कोई थर्ड क्वेश्चन पूछे दैट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटेन है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा ही नहीं है। बेसिकली रिटन और अनरिटन में आप डिफरेंस जो करते हैं, दैट इज़ अबाउट द कोडिफिकेशन। यस, दैट इज़ अबाउट कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, दैट प्रॉपर एक कंपाइलेशन की जाती है, एंड जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोडिफाई किया जाता है। कोडिफाई करने का मतलब है उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं कि आपके अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फर्स्ट जो आर्टिकल्स है या जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट
टॉक्स अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया इज फॉर्म ऑफ यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, और इंडिया के बारे में बताता है, क्या उसका नाम है, ये सब चीज़ें बताता है। फिर सिटीजनशिप के बारे में बातें होती हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स और इन सब के बारे में बातें होती हैं। सो ये एक कोडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम पहले ये बताएंगे फिर ये बताएंगे, और इस तरीके से अरेंजमेंट को बोलते हैं अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। अगर हम कोडिफिकेशन करने की बात आए कि किसने बहुत ही एक अच्छे से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट है, बहुत ही एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। सो जहाँ पर इतना डिटेल आ जाएगा, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल ऐड हो जाएगी, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब और कौन से फैक्टर्स हैं दैट जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसके इतने बड़े साइज को, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें काफ़ी सारे रीजंस आते हैं। वन रीजन इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब आप जानते हैं कि अगर आप इंडिया को देखें, इट इज़ नॉर्थ टू साउथ एंड देन वेस्ट टू ईस्ट, देयर इज़ वास्टनेस, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि आप देखते हैं जो अलग अलग एरियाज़ हैं वो काफ़ी ऐसी जगहें भी हैं जो कि बिल्कुल अलग कल्चरल सेटअप में डेवलप हुई हैं। सो उनकी जो डेवलपमेंट है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये इंडिया की आपको दिखाई देती है। एंड इस डाइवर्सिटी के होने की वजह से जो था, इस सारी डाइवर्सिटी को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी डाइवर्सिटीज़ को इंक्लूड करना था। सो इस वजह से जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और जहाँ पर जैसे भी लोकेशन है इंडिया की, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ हैं, आपके पास माउंटेनस एरियाज़ हैं, देन आपके पास प्लेन्स हैं, सो प्लेट्यूज़ हैं। सो ये सब एक जोग्राफिकल डिस्टिंक्शन है हर एक जगह की, और उसी हिसाब से वहाँ पे रहने वाले लोगों का कल्चर, उनकी लैंग्वेज, ये सब बहुत डाइवर्स है। सो इस वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी लोगों को इंक्लूड करता है, हर एक डाइवर्सिटी को इंक्लूड करता है। दैट इज़ वाई इतना बड़ा साइज इसको मिला है। देन इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, जो हमने बात करी है कि जो 1935 एक्ट था उसकी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है फाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसकी जो सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ, तो वो खुद ही इतना बल्कि एक डॉक्यूमेंट था। तो येस, वो भी रीज़न है इसको इतना बड़ा बनाने में। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर्स एंड द स्टेट्स। सो अगर स्टेट्स, आपको पता है जितनी भी स्टेट्स होंगी और जैसे जो भी सेंटर है, तो वो हर एक स्टेट के लिए भी अपने हिसाब से एक क्या दे रहा है, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हर एक स्टेट के बारे में भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है। सो व्हाट डस दिस सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दैट जो भी स्टेट्स के कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए या किसी तरीके से भी स्टेट को गवर्न करना होगा, वो भी इसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे यूएस है, तो यूएस के 50 स्टेट्स हैं एंड दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस एज वेल। सो वो चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सेंटर के बारे में भी बात करनी थी, स्टेट्स के बारे में बात करनी थी, और अगर कोई थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट आता है तो उसके बारे में भी बात होती है। सो दैट इज ऑल्सो मेक्स इट अ लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ देन इज द डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज। अब लीगल ये कौन थे, ये सब आपके जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हैं, देवर बेसिकली देवर लीगल लुमिनरीज मीन्स देवर लाइक एडवोकेट्स, ठीक है, और जिनको लॉ की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। तो जब वो लिख रहे हैं तो वो लिखते भी हैं तो बहुत डिफाइन करते हैं। लाइक अगर वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको एक लॉ की लैंग्वेज में वो बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस को वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से जो लिखने का तरीका भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काफ़ी एक ऐसा है क्योंकि वहाँ पर जो लॉयर्स थे वो डोमिनेंट थे, ठीक, तो उन्होंने उसको एक लीगल लैंग्वेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट के तरीके से लिखा है। देन और भी जो इसमें चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको सिर्फ ये बताता है कि देखिए ऐसे आपने गवर्न करना है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट, सो इफ इट इज टॉकिंग अबाउट अ वेलफेयर स्टेट, इफ इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर विल वर्क, तो वो साथ में क्या बता रहा है, इट इज गिविंग डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑल्सो। अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हर चीज़ मिलती है कि किसका इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन एलिजिबल है इस इलेक्शन के लिए, कौन कौन इस इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है, अगर कोई थर्ड टीयर कोई गवर्नमेंट है तो उसका इलेक्शन कैसे होगा, कौन उनको अपॉइंट करेगा। तो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है जो कि किसी अलग एक्ट के थ्रू भी बनाई जा सकती थी, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है वो ला सकते थे, और इन सबके जो है द मैनर इन विच दे विल बी इलेक्टेड, द सीट्स, द ऑफिसेज विल बी इलेक्टेड एंड द पीपल विल बी इलेक्टेड टू दैट ऑफिस। सो ये सब जो है वो वैसे अलग से मेंशन कर सकते हैं, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी जो है ये सब भी आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। सो ये भी एक इसको लेंदी पार्ट बनाता है।
देन हमारा सेकंड पॉइंट, सो अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो हम फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर वाज लेंथी, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ये कैसे बन गया। सो अब सेकंड हम बात करते हैं और सेकंड के पास हम जा रहे हैं, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट, एक है उसका फिलोसॉफिकल पार्ट, एक है उसका पॉलिटिकल पार्ट। तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल पार्ट? सो लेट अस सी. The structural part of the constitution is to a large extent derived from the Government of India Act, कि हमने कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है, फाइन। तो ये सब जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है ज़्यादातर, कि स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाना है, दैट हाउ यू विल, कि कैसे आपका जो है यूनियन कैसे काम करेगा, स्टेट्स कैसे काम करेगा, जो उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात होती है फिलोसॉफिकल पार्ट की। फिलोसफी में आता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके की हमारी एक आइडियोलॉजी है, किस तरीके की एक फिलोसफी है जो हम चाहते हैं। सो वो था हमारा लाइक द फंडामेंटल राइट्स, कि कैसे हम अपने सिटीजन्स को कुछ ऐसी बेसिक राइट्स देना चाहते हैं कि जो उनको कभी भी उनका वायलेशन नहीं होगा, ठीक है, उनके पास वो हमेशा राइट्स रहेंगी, और किस तरीके से ये राइट्स अगर उनको दी जाएंगी, सो और हर एक को इक्वल राइट्स दी जाएंगी, तो कैसे ये उनको हेल्प करेगा टू हैव उनका जो विजन है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का विजन था कि हम जो है एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें हर एक को इक्वल राइट्स हो, तो वो जो विजन है वो इस राइट से प्रूव करना चाहते थे, वो इन राइट्स को देकर। तो ये है फिलोसॉफिकल पार्ट। या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जैसे इंडिया है, हम उसको एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे बनाना चाहते हैं, कि जो स्टेट है वो खुद जो है ग्राउंड लेवल पे जो है अपने लोगों की मदद कर सके, तो कैसे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। तो ये इंस्पिरेशन जो फिलोसॉफिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वो लेता है थ्रू अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सो यस, यहाँ पर आपका इट इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, तो आपको थोड़ा पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट किस सोर्स से आ रहा है। तो अमेरिकन एंड आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से आपको ये चीज दिखती है। देन इज योर पॉलिटिकल पार्ट। आप जो पॉलिटिकल पार्ट है कि कैसे आपको गवर्नमेंट बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला हमारी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें कैसे कैबिनेट होती है, कैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। सो ये सब जो है ये कहाँ से आ रहा है, इट हैज़ बिन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि आपके कैसे गवर्नमेंट बनेगी, क्या रिलेशन होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तो ये सब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और ये आ रहा है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। सो ये सब चीज़ें हैं आपकी जो वेरियस सोर्सेज उसको इम्पैक्ट करती हैं। और भी अदर प्रोविजंस हैं, तो आप देखोगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, एंड इन सब से भी हमने जो है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं तो इनमें से ये कंट्री है जहाँ से इमरजेंसी प्रोविजन आई है, ठीक है। फिर रेसिडुअरी पावर्स की बात करते हैं तो इन्हीं में वो एक कंट्री है जहाँ से रेसिडुअरी पावर्स की बात आ रही है। फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम करते हैं, इन्हीं में एक कंट्री है जहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऐसी की जाती थी, तो वहीं से वो उठा के लिया गया है। सो बेसिकली क्या हुआ है, जैसे BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट बनाने के लिए वी हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट वी हैव रैंसैक्ड ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इसको इतना बेस्ट बनाना चाहते थे, इसमें इतने फ्लॉज जो है उनको हटाना चाहते थे, और जो सारे कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जो बेस्ट चीज़ हम उठा सकते थे, उन्होंने वो बेस्ट एक तरह से क्रक्स निकाल कर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको देखा और एज इट इज़ कॉपी किया है, उसको जो हमारी सेटिंग थी, हमारी कल्चरल सेटिंग, हमारी किस तरीके की पॉलिटिकल सेटिंग थी, उसके अनुरूप उन्होंने लिखा है, फाइन, उसके जैसा ही उन्होंने बनाने की कोशिश करी है। दे हैव अडेप्टेड टुवर्ड्स, जो भी उनको दिखा तो उनको उन्होंने अडेप्ट किया है अपनी जो कंडीशंस थी उनके हिसाब से। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड द मटेरियल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हम कर चुके हैं। सो उसके हिसाब से ही इन्होंने ऐसा लिखा है, फाइन, क्योंकि उसमें ही सारा था जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस, और आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब उसके बारे में था। देन आपका थर्ड आता है पॉइंट। सो थर्ड फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो व्हाट इज दिस रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। नाउ हाउ यू कैन से दैट? देखिए, अगर एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कल को उसकी अमेंडमेंट करते हो तो आपको एक बहुत ही एक रिगरस काइंड ऑफ प्रोसेस से जाना पड़ेगा, एक बहुत ही एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, और बहुत ही एक
मुश्किल से आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंड कर पाओ तो उसको बोलते हैं हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से अमेंडमेंट बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस हो और एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो, काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए हो, वो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन है योर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो होता है दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जस्ट आपको एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी और आप उठाकर जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बदल सकते हो। तो ऐसा कहाँ पर अवेलेबल है? आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अवेलेबल है। उन्होंने अपना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नाउ इंडिया की बात होती है तो इंडिया कैसा है? सो इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। ठीक है, सो हमने इसको कोई एक ही वो नहीं रखा कि हम इसको रिजिड ही रखें, कभी अमेंड ही ना कर पाए, और ऐसा भी नहीं रखा कि इसकी इतनी ज़्यादा ईजी हो अमेंड करना कि कोई भी आए और बदल के चला जाए। तो उन्होंने क्या किया? सिंथेसिस ऑफ बोथ किया। तो सिंथेसिस ऑफ बोथ से आप क्या समझते हो? जैसे कि हमारे पास एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पार्लियामेंट रहती है, जैसे कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। हम आगे मेजोरिटीज पढ़ेंगे, उसमें सब आएगा कि किस प्रोविजन के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और ये क्या मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ये सब हम पढ़ेंगे। फाइन, तो हम बात कर रहे हैं कि अब देखिए जब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर्स यानी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स जो है आपके उसको सपोर्ट करे, तो ये एक स्पेशल मेजोरिटी होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? रिजिड हो गया, क्योंकि ये ऐसी मेजोरिटी ला पाना थोड़ा सा टफ होता है। और प्रोविजंस क्या है? रिजिड ही है जो थोड़ी, वो है एक और स्पेशल मेजोरिटी जहां पर फॉर एग्जांपल आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लानी है, तो ये भी एक रिजिड है। और अगर फ्लेक्सिबल की बात करें तो हमारे पास ऐसा भी अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल क्या है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको आप अमेंड कर सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट में सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी लानी है एंड आप उसको भी जो है अमेंड कर पाओगे। सो ये क्या हो गया? दिस इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब जो ब्रिटेन है उसके पास ऐसा ही सिस्टम है, और जो सिर्फ ऐसा सिस्टम है, और जो यूएस है उसके पास सिर्फ ऐसा सिस्टम है। बट इंडिया के पास दोनों ही सिस्टम अवेलेबल है, इसीलिए जो हम हैं वी आर अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिजिड या फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज बोथ। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट इसमें आता है, सो फीचर में आता है, दैट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। सो मैंने आपको बोला है कि ये वो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दैट हाउ इट हैज अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बाइस। अब आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम एंड व्हाट इज अ यूनिटरी सिस्टम। सो इसको समझने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर एक फेडरल सिस्टम की हम बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम होता है फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपके पास 2 गवर्नमेंट हो, ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं एक सेंटर गवर्नमेंट हो जिसको हम फेडरल बोलते हैं, फेडरल स्टेट सिस्टम हो, एंड देन आपकी स्टेट्स हो। सो एक सेंटर हो गया, एक स्टेट हो गया, तो आपके पास 2 सिस्टम्स होंगे ऑफ गवर्नमेंट। सो हमारे पास वो है तो हमारा फेडरल सिस्टम है। हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर्स है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स में हम देख सकते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वी हैव अ यूनियन लिस्ट, फाइन, एंड वी हैव अ स्टेट लिस्ट एज वेल। ठीक है ना, सो हमारे पास एक यूनियन लिस्ट भी होती है और एक स्टेट लिस्ट भी होती है। सो इसका क्या मतलब हुआ? और इसका मतलब हमारी जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। जो यूनियन है वो सिर्फ यूनियन लिस्ट पे काम करता है, एंड जो स्टेट है वो स्टेट लिस्ट पे। हाँ, कंकरेंट लिस्ट भी होते हैं जिसपे दोनों काम कर सकते हैं, बट द पॉइंट हियर इज कि अगर हम फेडरल सिस्टम बोल रहे हैं तो देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर्स, तो हमारे पास वो भी है। सो येस, डू दे हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखिए ये ऐसा नहीं है कि सबके पास जो है, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली, तो जनरली अगर एक फेडरल सिस्टम होता है तो ऐसा ही होता है, उसके पास 2 टियर गवर्नमेंट रहती है, डिवीजन ऑफ पावर रहती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है ताकि कोई अपनी मनमानी ना करे, एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ऐसा नहीं है कि देखिए अगर सेंटर है तो सेंटर के पास क्या होता है? पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी स्टेट को अपनी तरीके से मोल्ड कर सकती है, ऐसा नहीं है। वी हैव द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनरली एक फेडरल सिस्टम में किसकी सुप्रीमेसी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। देन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसमें रिजिडिटी भी हो। तो मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है, बट एक फेडरल सिस्टम में आपको रिजिडिटी क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए मैंने आपको पीछे बताया है कि कुछ ऐसी प्रोविजंस होती हैं जिसको अमेंड करने के लिए रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए। तो फेडरल सिस्टम वो होता है जो सेंटर का भी एक पावर हो और स्टेट के पास भी पावर हो, ठीक है, तो दोनों के पास ही पावर्स रहती हैं। सो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात कर रहे हैं कि जब आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा स्टेट से, ठीक है, ये रिजिडिटी का ही एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब क्या है? स्टेट्स के पास भी पावर है, तो पावर इज डिवाइडेड।
ठीक। सो डिवीजन ऑफ पावर्स का ही मतलब है यहाँ पर भी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो तो ऐसा नहीं है कि अगर सेंटर के अंडर कोई जुडिशरी है तो वो सिर्फ सेंटर की ही बात सुनेगी, स्टेट की नहीं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो जिसमें सेंटर एंड स्टेट जो है वो इक्वल पार्टीज हैं एंड दे कैन बोथ जो है वो एक दूसरे को, उनमें कोई इशू है वो एक दूसरे को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहती है एक फेडरल सिस्टम में। एंड बाई कैमरलिज्म जो रहता है वो भी है आपका, जो अलग अलग आपके हाउसेज होते हैं टू चेक बैलेंसेस के लिए, ठीक है। सो ये जनरली एक जो फेडरल सिस्टम होता है उसकी ये क्वालिटीज होती हैं। बट हमें क्या बोला है, वी आर अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस। तो यूनिटरी बायस का क्या मतलब, तो फेडरल समझ में आ गया कि डिवीजन ऑफ पावर्स होगी। सो वाई अ यूनिटरी बायस, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसी भी चीजें दिखती हैं विच शोज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी या फिर उनको बोलते हैं नॉन फेडरल फीचर्स। सो इसका क्या मतलब होता है, यूनिटरी फीचर्स क्या होंगे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हम देखेंगे कुछ प्रोविजंस आपको जब आप देखोगे तो आप पढ़ोगे कि कहीं कहीं ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्टिकल बात कर रहा है कि हाँ ये सेंटर की पावर है और ये स्टेट की पावर है और ये दोनों आपस में अलग अलग अपनी पावर को मैनेज करेंगे, फिर आप आगे कहीं जाते हो और आप पढ़ते हो कि कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि जो बैलेंस है इट इज टिल्टिंग अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द सेंटर, कि अगर सेंटर चाहे तो वो ये काम करवा भी सकता है स्टेट से। सो ये यहाँ पर दिखता है हमें एक यूनिटरी फीचर, ठीक है, ये एक नॉन फेडरल फीचर हमें दिखता है। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो भी थोड़ा एक दिखता है कि स्टेट्स को पावर नहीं दिया गया कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए एंड खुद अपने हिसाब से गवर्न कीजिए, तो ऐसा नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखा रहा है कि सेंटर जो है वो पावरफुल है। देन ऑब्वियसली सिंगल सिटीजनशिप की, जो पूरा कंट्री है उसकी सिटीजनशिप सिर्फ एक है, तो अलग स्टेट के लिए वो अलग सिटीजनशिप नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो जब हम बात कर रहे थे फेडरल कैरेक्टर की, तो फेडरल कैरेक्टर में वी वर टॉकिंग अबाउट कि रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फेडरल कैरेक्टर। और यूनिटरी में क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कई ऐसी प्रोविजंस भी हैं जिसमें जो सेंटर है खुद अपनी मर्जी से सिंपल अगर मेजोरिटी से वो काम करना चाहे तो वो कर भी सकता है। हर बार जो है उसको स्टेट्स की जो है रेटिफिकेशन यानी उससे हामी भरवाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें अगर हैं तो वो हल्का सा यूनिटरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है, दिस इज बेसिकली कि आपके हर एक टीयर पे कुछ आपको जुडिशरी का कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है दैट, अगर वैसे तो देखिए आप अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इज बेटर और हाई कोर्ट जो है वो एक जूनियर है, बट एक इंटीग्रेशन जुडिशरी में हल्का सा दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट हमें लगता है कि वो जो है देयर इज अ हायर काइंड ऑफ अथॉरिटी। तो इस तरीके का सिस्टम भी थोड़ा इसको यूनिटरी बायस दिखता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अब देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स भी ऐसे होती हैं जिसमें जो है खुद जो आपका सेंटर है वो स्टेट के कुछ फंक्शनरीज को, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को खुद ही अपॉइंट करा, तो स्टेट को नहीं दिया जा रहा है ये अथॉरिटी। हु इज अपॉइंटिंग, द सेंटर इज अपॉइंटिंग, जबकि है वो किसका फंक्शनरी, स्टेट का। तो ये चीज भी इसको थोड़ा बताती है। और आपके पास ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है बेसिकली, इसमें कौन अपॉइंट करता है, सेंटर ही अपॉइंट करता है एंड सेंटर हैज द अथॉरिटी टू इवन रिमूव देम, ठीक है। तो ये जो है, बट वो काम किसके लिए करते हैं, दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स दे वर्क एट द स्टेट लेवल, बट स्टेट के पास उनको कंट्रोल करने की और उनको संभालने की पावर नहीं है। देन आपके पास है इमरजेंसी प्रोविजंस, तो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस ऐसी भी होती हैं जिसमें जो सेंटर है वो स्टेट की पूरी जो इनफैक्ट उनका लेजिस्लेचर तक वो डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सब पावर्स जो है सेंटर को मिली हैं और काफ़ी टाइम ऐसा भी है कि वो उनको रोक भी सकता है उनकी फंक्शनिंग को। और पूरा उनके जो लॉ मेकिंग पावर, जो हम डिवीजन ऑफ पावर कर रहे थे, तो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ जब इमरजेंसी लगती है तो वो पूरी की पूरी वो पावर, द लॉ मेकिंग पावर इट कैन टेक, द सेंटर कैन टेक इन इट्स ओन हैंड्स। तो ये भी क्या बनाता है कि ये एक यूनिटरी सिस्टम है कि इट इज हैविंग अ सेंटर दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब हम फेडरल की बात करते हैं तो फेडरल का मतलब होता है जो सेंटर है वो अपने पावर्स पे काम कर रहा है एंड स्टेट चुपचाप अपने पावर्स पे काम कर रहा है, सो दे आर नॉट दैट मच इंटरफेयरिंग। बट जब यूनिटरी की बात होती है तो मतलब एक सेंटर आपके पास स्ट्रांग आ गया है एंड नाउ इट कैन डिक्टेट द, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसको वो डिक्टेट कर सकता है। सो ये चीज़ आपको देखने में मिलती है कि हमारे पास फेडरल सिस्टम तो है बट हल्का सा यूनिटरी बायस भी वहाँ पे दिखता है। सो ऐसी है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो फेडरेशन टर्म है इट हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन कहीं बोला ही नहीं गया है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 1 है उसमें बोला जाता है दैट इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है।
तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर जो इंडियन फेडरेशन है इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, जैसे कि यूएस में है। अब जो यूएस है उसमें जो 50 स्टेट्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया था दैट येस वी विल फॉर्म अ यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स उन्होंने एग्रीमेंट से कहा था कि हम इकट्ठा रहेंगे। बट इंडिया की जो फेडरेशन है वो ऐसे नहीं बनी है, ठीक है। इंडिया की फेडरेशन में नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि मतलब ये स्टेट नहीं बोल सकते कि हमने आज देखिए एग्रीमेंट किया है इंडिया में रहने का एंड कल को वो चाहें तो हम हट भी सकते हैं। जैसे यूएस है तो यूएस मैंने बताया इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उन स्टेट्स ने खुद एग्रीमेंट किया था टू कम टुगेदर एंड फॉर्म अ फेडरेशन। बट इंडियन फेडरेशन वाज नॉट अ रिजल्ट बाय सच, ऐसा नहीं था कि हर एक स्टेट ने कुछ एग्रीमेंट किया, इट वाज ऑल देयर। क्योंकि पहले ही जो है आपको पता है इट वाज ऑल, जब ब्रिटिश इंडिया भी था तो इट वाज ऑल यूनाइटेड एंड द स्टेट्स वर देयर। फाइन, अब जो है दिस इज द डिफरेंस। फाइन, देन आपके पास आता है, तो अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस वजह से जो है इसको काफ़ी जगह पर डिस्क्राइब किया गया है। अब ये जो लोग हैं दिस केसी वेयर, और इनकी जो है अगर आप अपने आंसर्स में इनको मेंशन करते हो लाइक ग्रेनविल ऑस्टिन, ये बहुत ज़्यादा दे आर द एक्चुअल में जो दे कमेंटेटर्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोविजंस पर जो है कमेंट किया है। फाइन, तो इसी तरह से आइवर जेनिंग्स भी है, तो इन्होंने अलग अलग बोला है कि फेडरल इन फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल बोलते हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म असली में नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक। सो ऐसी जो है अलग अलग तरीके से हमारे फेडरलिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है और इस पर जो है डिबेट आज तक चलती रहती है। देन आपका जो साथ में है एक और पॉइंट दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज आवर लास्ट पॉइंट फॉर टुडे लेक्चर। सो हम जो है पूरे अपने पॉइंट्स कवर करेंगे सेलिएंट फीचर्स के। सो एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यू शुड नो कि कितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। सो जनरली देर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड देर इज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो है ब्रिटिश के पास एंड ब्रिटेन के पास वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, एंड अमेरिकन जो है दैट इज़ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए द डिफरेंस इज दैट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स। व्हाट टू ऑर्गन्स, किन दो ऑर्गन्स की यहाँ पे बात हो रही है, द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। देखिए दो गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉ मेकिंग है एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स हु विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑल द लॉज दैट हैव बीन मेड, तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इन दोनों में, ये आपके जो दोनों ऑर्गन्स हैं इनमें क्या होता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। बट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है इतना ज़्यादा वो आपका इसमें नहीं रहता है। देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि आपका वेस्टमिंस्टर में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज दैट। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो आपका प्रेसिडेंशियल और जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका लेजिस्लेचर पे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके क्या फीचर्स है। सो वी विल सी अ प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। तो एक आपको हेड दिखेगा जो कि सिर्फ नाम का होगा, नॉमिनल, एंड कुछ आपको दिखेंगे जो कि रियल एग्जीक्यूटिव्स होंगे जिनके पास रियल पावर होगी। और आपको दिखेगा मेजॉरिटी पार्टी रूल, यहाँ पर आपको दिखेगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। सो जहां ये आ जाता है तो वो किस तरफ इशारा करता है, दैट इट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से बात अपना जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं। द मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होगा उस जो भी आपके मिनिस्टर्स बने होंगे वो क्या होंगे, उसके मेंबर्स होंगे, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, आपको एक अलग से इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में एक अलग से एक लीडर दिखाई देगा। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है वहां पर आपको लीडर दिखता है द प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो है लोअर हाउस आपका यहाँ पर डिसॉल्व होता है। सो ये हमारे बेसिकली फीचर्स रहते हैं पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट इन इंडिया है, और उसके ये कुछ फीचर्स हैं। सो और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है,
हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम बोलते हैं कि वो ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, बट देर आर सम डिफरेंसेस एज वेल। सो ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैच करता है। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरन बॉडी। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट ऐसा नहीं है दैट इट इज ऑल पावरफुल, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसी ही है। हमारे में जो सोवरन है वो कहाँ है? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा बेसिकली इंडिया का जो सबसे अगर बड़ी कोई चीज़ मानी जाती है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे लिए सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो है दे कैन मेक ऑर्डिनरी लॉ से वो अपना सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कोई एक सॉवरन बॉडी नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल पावरफुल, इट इज़ अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ नॉट अंडर द अथॉरिटी, वो कभी भी उठा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल डालते हैं। ठीक है, बट हम जो है हमारी जो पार्लियामेंट है दैट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अदर थिंग है, द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड। हमारा इलेक्टेड हेड होता है रिपब्लिक का जो हमारा, और जो ब्रिटिश है वहां पर आपको पता है क्राउन। ठीक है, क्राउन हेरिडेटरी हेड रहता है, उनके मोनार्की है वहां पर। सो दिस इज द डिफरेंस। जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है, जो इंडियन स्टेट का हेड है। फाइन, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इंडियन और ब्रिटेन। अब यहाँ पर जो है, अब हम बात, ये जो आपने देखे दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस। अब हम बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में रियल पावर किसके पास होती है? दैट इज विद द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसी वजह से इस गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल रोल है। जब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, उनके पास क्या क्या अथॉरिटी होती है और किस किस तरीके से जो हमारा नॉमिनल हेड जिसकी हम बात करें, जैसे प्रेसिडेंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या कुछ वो उनके बिना कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम जब पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट these systems. So I hope you liked the video and जो है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी मिली होगी. So thank you very much for watching. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you very much.